प्रिय विद्यार्थियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि निदेशालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के प्रयास से हमारे कॉलेज एजुकेशन के अंदर एक प्रतियोगी परीक्षा हेतु मंच का शुरुआत की गई है और वह मंच का नाम है ज्ञान सुधा। तो आज ज्ञान सुधा के मंच से मैं शकुंतला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अब मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जो अधिकतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उसके बारे में चर्चा करूँगी, और वो हैं संसदीय कार्रवाई के साधन। यानी संसद के द्वारा जो कार्यपालिका पर नियंत्रण, जो विधायी नियंत्रण रखा जाता है, वो कौन कौन से साधन हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रश्नकाल पर, कि संसद का जो पहला घंटा है वह प्रश्नकाल के लिए होता है, और इस दौरान जो सदस्य हैं वह प्रश्न पूछते हैं और जो मंत्री हैं वह इसके उत्तर देते हैं। ये प्रश्नकाल का जो समय होता है वो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक का समय होता है। प्रश्न जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और तारांकित प्रश्नों के लिए 10 दिन पूर्व आवेदन देना होता है। प्रश्न हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी पूछा जाएगा, और प्रश्नों की जो संख्या है वह सीमित होती है। लगभग 20 प्रश्न प्रतिदिन पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है। इसमें मौखिक आंसर नहीं दिया जाता, इसमें लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वह सीमित होती है। लगभग 230 के करीब जो प्रश्न हैं वह पर डे पूछे जा सकते हैं, और हमने जैसा कहा है कि इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, पूरक जो प्रश्न होते हैं वह नहीं पूछे जा सकते हैं। इसी की तरह से हैं अल्प सूचना वाले, जिनको हम अल्पकालिक प्रश्न भी बोलते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, देखिए, जिनका जवाब निर्धारित तिथि से पहले दे दिया जाए। लंबा जवाब नहीं होता इसका। जब 10 दिन की निर्धारित अवधि से कम अवधि में ही मंत्री इसके प्रश्नों के जवाब दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इनका उत्तर भी मौखिक ही दिया जाता है। इसी के साथ शून्यकाल सुना होगा आपने कि शून्यकाल होता है। शून्यकाल 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। इसका जो समय होता है शून्यकाल का, वह 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। शून्यकाल का प्रचलन भी भारतीय संसदीय परंपरा की ही देन है। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद प्रारंभ होता है, और इसके अंतर्गत कोई भी सदस्य सरकार की पूर्व अनुमति या इसके बिना भी प्रश्न पूछ सकता है। अनुमति ले भी सकता है और बिना अनुमति के भी प्रश्न पूछ सकता है। अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, और ये जो परंपरा है वो 1960 के दशक से प्रारंभ हुई थी, और ऐसे विषय जिन पर प्रश्नकाल में प्रश्न न पूछा जा सके, उन प्रश्नों को, उन मुद्दों को लोकसभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाया जाता है, और इसे राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए भी उठाया जाता है। तो प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया कि ये शून्यकाल का कहीं उल्लेख नहीं है, है ना। प्रश्नकाल की जो प्रक्रिया है उसके नियमों का तो उल्लेख है, लेकिन इन नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। यह अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य बिना सूचना के भी उठा सकते हैं। और ये हमने जिक्र किया ही था कि शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, और इसे सदन के नियमित कार्यक्रम, जो कार्य हैं, उन कार्यक्रम के साथ ही किया जाता है। तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आ जाता है। उसके बाद अब देखिए कि कई प्रकार के प्रस्ताव संसद की कार्रवाई के अंदर होते हैं। लोक महत्व के किसी भी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती, है ना। जो पीठासीन अधिकारी है उसके बिना यह बहस नहीं की जा सकती है। तो विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है ना। कि विभिन्न विषयों पर सदन क्या करता है, अपना जो मत है या निर्णय है वह किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य किसी भी के द्वारा प्रस्ताव तो लाया जा सकता है, तो स्वीकृत या अस्वीकृत करके वह
देता है इन सब के उत्तर। तो देखिए, प्रस्ताव की जो श्रेणियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। प्रस्ताव 3 प्रकार के हैं: महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और तीसरा है पूरक प्रस्ताव। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं ये एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है, जिसके अंदर क्या होता है कि महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लगाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, ऐसे इंपॉर्टेंट जो प्रस्ताव होते हैं वह शामिल होते हैं। इसी की तरह से स्थानापन्न प्रस्ताव हैं, और यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेते हैं, है ना। जो मूल प्रस्ताव होते हैं उसकी जगह उनका स्थान ये लेते हैं। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो जो मूल प्रस्ताव होता है वो क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है। तो मूल प्रस्ताव के स्थान पर जो प्रस्ताव आ गया वो स्थापन्न है, और जब भी ये प्रस्ताव आ जाता है तो मूल प्रस्ताव को स्थगित कर दिया जाता है। इसी के साथ आप देखिए पूरक प्रस्ताव लिए जाते हैं, और पूरक प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव हैं जिसका स्वयं का तो कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक इसके मूल प्रस्ताव का कोई संदर्भ ना हो, यानी कि मूल प्रस्ताव का संदर्भ होना चाहिए। पहले जो प्रस्ताव पूछा हुआ है तभी तो पूरक प्रस्ताव पूछा जाएगा, तो उसका कोई ना कोई संदर्भ होना चाहिए। ये भी देखिए 3 प्रकार से हैं: सहायक प्रस्ताव, स्थान लेने वाला प्रस्ताव, और यह मूल प्रस्ताव के केवल कुछ कोई भाग होता है उसको परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है, थोड़ा सा मतलब संशोधन जिसके अंदर होता है ना। तो जो मूल प्रस्ताव उसका सहायक प्रस्ताव या उसकी जगह कोई दूसरा प्रस्ताव उन्होंने बना लिया है, या फिर मूल प्रस्ताव के केवल कुछ भाग को उन्होंने परिवर्तित कर दिया, इसके लिए पूरक प्रस्ताव लाया जाता है। इन प्रस्तावों के साथ ही एक और प्रकार का प्रस्ताव हमारे सामने आता है, वह है कटौती प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव आते हैं? वह कटौती प्रस्ताव है। कटौती प्रस्ताव भी आप ये देखिए कि किसी सदस्य के द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए ये लाया जाता है। कोई वाद विवाद चल रहा है उसको समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसके लिए क्या किया जाता है, मतदान रखा जाता है कि अब हम इस प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। ये जो प्रस्ताव हैं यह भी 4 प्रकार के हैं। देखिए, तो आपको कटौती प्रस्ताव समझ में आया होगा कि किसी भी सदस्य के द्वारा जो वाद विवाद है उसको समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया गया। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया तो फिर वाद विवाद को रोक दिया जाता है और उस पर मतदान किया जाता है। ये 4 प्रकार का कौन सा है? देखिए, साधारण कटौती। तो साधारण कटौती हम किसे कहते हैं कि जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। तो ये तो साधारण कटौती वाली बात हो गई। दूसरी घटकों की कटौती। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी प्रस्ताव का चर्चा से पहले विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। जो विधेयक होते हैं ना पहले के, उसका एक समूह बना लिया जाता है। तो वाद विवाद में इस भाग पर, तो उसमें एक ही जो कोई घटक है उस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है, और संपूर्ण भाग को फिर क्या किया जाता है, मतदान के लिए रख दिया जाता है ना। कि वाद विवाद में केवल इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है जो आवश्यक है। तीसरा है कंगारू कटौती, कि इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही मतदान होगा, है ना, बहस होगी और मतदान होगा। कंगारू के अंदर, घटकों के अंदर तो किसी एक विशेष घटक को ले लिया उन्होंने, और कंगारू के अंदर क्या है कि संपूर्ण खंडों पर ही बहस होती है, मतदान होता है, और शेष खंडों को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है और उनको अपने आप ही पारित मान लिया जाता है। मतलब पूरे प्रस्ताव पे किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हो रही है, कोई मतदान नहीं हो रहा है, उनको तो पारित ही मान लिया जाता है। जिस पर किसी प्रकार का कोई विवाद है उसी पर बहस होती है। चौथा है गिलोटिन प्रस्ताव, कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर क्या करते हैं, मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है। कि गिलोटिन प्रस्ताव रखा जाता है कि इस पर मतदान न हो, मतदान करने से पहले इस पर चर्चा होना आवश्यक है। तो इस प्रकार आप देखिए कि वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव 4 प्रकार से रखा जाता है। इसी के साथ आप देखिए कि विशेषाधिकार प्रस्ताव है। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है कि विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। किसी मंत्री द्वारा जो अगर संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उससे विशेषाधिकार संबंधित होता है। यह किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं करके कोई गलत सूचना दी जा रही है, किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के किसी विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, तो इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, संबंधित मंत्री की निंदा करना इसका उद्देश्य होता है। तो विशेष अधिकार से
विशेष अधिकारों का उल्लंघन होने पर विशेषता अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। इसी के साथ ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये संसदीय प्रक्रियाओं को भारतीय संसद की देन है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी किसकी देन है? ये भारतीय संसद की ही देन है और राज्यसभा में इसे मोशन ऑफ पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को राज्यसभा में क्या कहा जाता है? मोशन ऑफ पेपर्स, इसके नाम से भी ये जाना जाता है। किसी भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे और तात्कालिक मुद्दे पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाता है इस प्रस्ताव के अंतर्गत कि इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई भी सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान लोक महत्व के किसी मामले पर आकर्षित कर सकता है और शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है। मैंने कहा ना कि ये भी एक तरह से भारतीय संसद की देनी है जो 1954 से अस्तित्व में आई है, उसके पहले नहीं थी। 1954 से ही जो ये अधिकार है ये हमारे सामने आया है। और इस प्रस्ताव पर सामान्यतः मंत्री के बयान पर चर्चा नहीं होती, परंतु अंत में संबंधित मंत्री अपना संक्षिप्त बयान जरूर पेश करता है ना। और आप ये देखिए कि स्थगन प्रस्ताव तो पूरी सरकार के विरुद्ध लोकसभा में ही लाया जाता है, लेकिन ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये भारतीय नवाचार ही है जो 1954 से अस्तित्व में आया है। इसी के साथ है देखिए स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव भी किसी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की जो कार्रवाई है उसको स्थगित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ये प्रस्ताव जो है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है ना, लेकिन इस प्रस्ताव की कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। स्थगन जो प्रस्ताव है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी क्या सीमाएं हैं देखिए कि इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक और अत्यंत जरूरी हों, लोक महत्व के मुद्दे होने चाहिए। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण विषय को। तो स्थगन प्रस्ताव में लोक महत्व के विशेष विषय को ही उठाना होता है। इसके माध्यम से विशेषाधिकारों के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता क्योंकि विशेषाधिकारी प्रस्ताव वहाँ पे लाया जाता है। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर भी चर्चा नहीं की जा सकती जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को वापस उठाने की अनुमति भी नहीं होती है। तो कुल मिलाकर स्थगन प्रस्ताव के अंदर केवल हम लोक महत्व के जो प्रश्न होते हैं उसी पर चर्चा करते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता जो कि तथ्यात्मक और लोक महत्व के हो। हमने इन चीज़ों की चर्चा की थी और उसके माध्यम से हम विशेषाधिकार के प्रश्न को भी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है ना। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर भी चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय के अंदर विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को वापस उठाने की अनुमति भी नहीं है। अगर किसी दूसरे प्रस्ताव के द्वारा वह विषय उठा दिया तो वापस स्थगन प्रस्ताव के अंदर उस विषय को नहीं उठाया जा सकता। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। तो संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका क्या अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, देखिए दो बात हमारे सामने आती है। तो सदन में कोई मुद्दा उठाने का क्या है कि कोई संसदीय माध्यम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब सरकार बहुमत खो चुकी हो और सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं हो, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव जो है वो सामान्यतः किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये एक बार ही हुआ है, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की जब सरकार थी तो उनके द्वारा विश्वास प्रस्ताव को नई परंपरा को प्रारंभ किया गया था, जबकि परंपरागत रूप में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ही लाया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सत्र में एक बार से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। इस प्रस्ताव को लाने के लिए किसी विशेष कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि स्थगन और ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है उसके अंदर विशेष कारण बताने की आवश्यकता होती है। हम यह कह सकते हैं कि लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है और प्रस्ताव के समर्थन में
50 सदस्यों की जो सहमति है वह अनिवार्य होती है। इसी के साथ देखिए एक दूसरा प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है तथा सरकार के विरुद्ध पारित होने पर तत्काल सरकार को बहुमत सिद्ध करना ही पड़ता है। निंदा प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में लाया जा रहा है ना, और इसको लाने पर सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। वह सारे मंत्री परिषद के विरुद्ध या एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। हम देखते हैं, देखिए निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, हमने दोनों की बात करी है, दोनों में अंतर क्या है। तो लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना जरूरी है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में क्या है, इसमें कोई भी कारण बताना आवश्यक नहीं होता। ठीक है ना। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूर्व मंत्री परिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। किसी एक मंत्री के नहीं, पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद की कुछ नीतियां कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण के लिए लाया जाता है कि सामने वाली जो सरकार है उसका लोकसभा में विश्वास है, उसको बहुमत प्राप्त है। इसी तरह से देखिए कि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता निंदा प्रस्ताव, आलोचनाएं होंगी, लेकिन अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो पूरी मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। उसके बाद एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए प्रत्येक जो आम चुनाव होते हैं उसके पहले सत्र में क्या होता है, वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। जब चुनाव होता है ना, उसका जो पहला सत्र है, जो वित्तीय सत्र हम कहते हैं जिसको, तो अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाला जो वर्ष होता है उसमें सरकार की नीतियों योजनाओं का एक खाका सा खींचता है, लेखा जोखा बताता है। तो राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। आप जानते ही हैं कि हमने जो संसदात्मक पद्धति को अपनाया है वो ब्रिटेन की ही देन है, ब्रिटेन से ही हमने इस पद्धति को लिया है। तो दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कि सरकार का पराजित होना। तो राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने, उसकी त्रुटियां, उनकी कमियां बताना सरकार की और प्रशासन की आलोचना करने का अवसर देता है। किसमें, धन्यवाद प्रस्ताव में। अगला प्रस्ताव देखिए, वो है दिवस, जैसे हमने कहा अनियत दिवस। अनियत दिवस जो है वह एक ऐसा प्रस्ताव होता है जिसमें अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि के इस दिवस को निर्धारित कर देते हैं। अध्यक्ष जो हैं किसी चर्चा के बिना ही जितने भी प्रस्ताव हमने देखा वो निर्धारित होते हैं, उनके लिए लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसकी अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई भी दिन या समय नियत कर लेता है ना। तो यह एक कैसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के बिना ही इसकी तिथि, इसलिए इसको अनियत दिवस भी कहा गया है। इसी के साथ आप देखिए आधे घंटे की बहस। आधे घंटे की जो बहस है इसका प्रावधान लोकसभा के नियम 55 के अंतर्गत वर्णित है और आधे घंटे की चर्चा में उन मुद्दों को उठाया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के हों, जिन पर सांसदों में तारांकित या अतारांकित प्रश्न के जरिए पूछा हो, परंतु उस विषय पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो फिर आधे घंटे की बहस की जाती है। इसके लिए 3 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक होता है। तो इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता और बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन इसके लिए निर्धारित वो कर सकता है ना। तो लेकिन नोटिस भी इसका 3 दिन पूर्व देना होता है। इसी के साथ है औचित्य का प्रश्न। अभी औचित्य का प्रश्न क्या है, देखिए जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य
औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतः कब होता है कि विपक्षी सदस्य के द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है कि आपसे तो संसद चल ही नहीं रही है, आपसे तो सदन चल ही नहीं रहा है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक असाधारण युक्ति है, क्योंकि यह सदन की कार्रवाई को क्या कर देती है, समाप्त करती है। और औचित्य के प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती। ये जो प्रश्न है ना, इसमें किसी प्रकार की, केवल इसमें तो जो विपक्षी सदस्य है वो सदन की जो कार्रवाई है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि भाई नियमों के अनुसार नियमों का इसमें पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ है अल्पकालिक चर्चा। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगता। संसद सदस्य किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते हैं और अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस पर बहस के लिए 3 दिन उपलब्ध करा सकता है। किसमें? अल्पकालिक चर्चा के अंदर। क्लियर? एक होता है विशेष उल्लेख। कि विशेष उल्लेख क्या है? कि ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। ठीक है ना? आज जो विशेष उल्लेख में हम क्या देख रहे हैं कि ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता है। औचित्य प्रश्न हमने कहा ना कि जो सामान्य नियमों का पालन नहीं हो रहा सदन के अंदर, तब इसको उठाया जाता है। तो जो औचित्य प्रश्न में नहीं है इसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। कहाँ पर? पॉइंट आउट करिए। राज्यसभा में उठाया जाता है। और यह लोकसभा के नियम 377 के अधीन क्या कहलाता है? नोटिस कहलाता है, कि जब किसी प्रकार की कोई पालना नहीं होती तब इसको उठाया जाता है। इसी के साथ देखिए संकल्प, कि साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी सदस्य संकल्प ला सकता है। ठीक है? किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। देखिए, एक तो क्या कहा हमने कि कोई भी सदस्य संकल्प ला सकता है, और किसी समय के द्वारा प्रस्तावित जो संकल्प है या संकल्प के संशोधन को जो सभा है उसकी अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। और इन संकल्पों को भी आप देखिए 3 श्रेणी के अंदर बांटा गया है: गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, सरकारी संकल्प और संविधि संकल्प। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प क्या है? गैर सरकारी सदस्यों का जो संकल्प है वह संकल्प केवल गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा ही लाया जाता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर के बाद बैठक में की जा सकती है। देखिए, केवल वैकल्पिक शुक्रवार को की जाएगी और बैठक के बाद की जाएगी। दूसरा है सरकारी संकल्प। तो यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जा सकता है और इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प शुक्रवार और सरकारी संकल्प सोमवार से गुरुवार तक किसी भी दिन लाया जा सकता है, मंत्री जी के द्वारा लाया जा सकता है। और तीसरा है सांविधिक संकल्प। इसे या तो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा या मंत्री किसी के भी द्वारा लाया जा सकता है, लेकिन इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध अधिनियम के अंदर ही लाया जा सकता है। संविधि कानून के अंदर ही, संविधान के अंतर्गत ही इसको लाया जा सकता है। तो संकल्प प्रस्तावों से के जो संदर्भ हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों की सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए, लेकिन यह भी एक जो संसदीय प्रक्रिया है उसका हिस्सा है। तो आज हमने संसदीय कार्रवाई के साधनों का उल्लेख किया। मैं आशा करती हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। मैं अगले वीडियो में आपके लिए और भी महत्वपूर्ण इससे संबंधित प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।